हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और जहां तक ये है कि आप लोग, मुझे ये लगता है कि आप लोग कर रहे होंगे लास्ट जो मैंने आपको इस चैप्टर के और टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, दैट यू आर स्टडिंग देम वेरी वेल एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। सो आप उस चीज को पढ़िए, रिवाइज करिए, चैप्टर के थ्रू जाइए, ठीक है। सो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं हमारा वेस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा था हमने। उसमें हमने एरुलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट्स, बोन, कार्टिलेज, इन सब के बारे में पढ़ा था। सो एक तरीके का टिश्यू एक और होता है हमारा वेस्कुलर और फ्लूइड connective tissue. So from the word connective means to connect things, मतलब थिंग्स नहीं, हम यहाँ पर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो ह्यूमंस में जो कनेक्टिविटी का प्रोसेस है पूरा, मतलब एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करने का सिस्टम, वो बेसिकली हमारे कौन करते हैं? हमारा ब्लड है। ओके, सो ब्लड को हम यहाँ पर एज अ कनेक्टिव टिश्यू बात करें, फ्लूइड, क्योंकि वो फ्लूइड है हमारा। ओके, वेस्कुलर इसलिए बात करें, इट इज लाइक इन, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है वेस्कुलर टाइप में। सो वी आर हियर, वी विल डिस्कस। सो यहाँ पर फ्लूइड है, यहाँ पर हमारा जो ब्लड है दैट इज मोबाइल, मतलब मोबाइल, इट इज मोबाइल इन नेचर, मतलब इट इज मूविंग throughout the body, from one part of the body to another part of the body. So it is somehow connecting a one organ to the other organ. So what is the structure? We will study what are the types of fluid connective tissues. So first let me tell you what is fluid connective tissue. थोड़ा बहुत अभी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। सो नाउ थोड़ा सा वास्ट में जाते हैं इसके। सो ये मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है which constitute the transport system of animal. So ये क्या होता है? हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है। मैट्रिक्स नहीं होती है इसमें। और ये वेस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा, लास्ट क्लास में ही डिस्कस करा हमने चीज, सॉरी। आपको ये चीज पता है कि ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड कैसे फ्लो होता है? पूरी बॉडी में, ओवरऑल हमारी बॉडी में फ्लो होता है। पंप कौन करता है उसको? हमारा हार्ट करता है। हार्ट ही होता है जो उसको, हमारे ब्लड को टू वेरियस ऑर्गन्स उसको सर्कुलेट करता है। सो जिस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी तरीके से लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड के साथ साथ। ओके, सो नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस ब्लड के बारे में कि ब्लड होता कैसा है। तो ब्लड इज reddish colored viscous sticky vascular tissue that flows inside blood vessels by means of pumping activity of heart. So basically हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। इसका पीएच होता है बेसिकली 7.4। इसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ये होते हैं फ्लूइड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। हमारे जो ब्लड है उसके अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फ्लूइड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो हमारा ब्लड किन चीजों से बना हुआ है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो जो एक तरीके का फ्लूइड की हम बात करें, क्योंकि हमारा ब्लड कैसे होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तो दैट इज फ्लूइड प्लाज्मा, जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 55% होती है हमारे ब्लड के अंदर, और 45% कितना होता है? हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर। सो फर्स्टली अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा कैसा होता है। सो प्लाज्मा लिक्विड मैट्रिक्स होता है हमारे ब्लड का, विच इज पेल येलो कलर। इसका कलर कैसा होता है? हमारे प्लाज्मा का पेल येलो कलर होता है, जिसके अंदर 90 to 92% वाटर होता है और 8 to 10% होते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो हमारे प्लाज्मा का कलर कैसा है? पेल येलो इन कलर है। It consists of 90 to 92% of water and 8 to 9% of organic and inorganic
substances. So हमारे जो कोगुलेशन के टाइम होता है तो उसके अंदर क्या इसके अंदर फाइब्रोनेजेन होते हैं जो कोगुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं. सो अदर कंपोनेंट्स हमारे प्लाज्मा के हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, फैटी एसिड्स, ये सब हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट, जो हमारा एंटीकोगुलेंट जब हमारा ब्लड होता है उसको कोगुलेट करने के लिए, मतलब जो ब्लड का धक्का जमाने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है दैट इज हेपेरिन की वजह से ब्लड जो है एक जगह कोगुलेट हो जाता है. हॉर्मोन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर. तो ऑल तरीके के इनऑर्गेनिक प्रेजेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसके अंदर जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है हमारे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की होती है. ठीक है. जो हमारे प्लाज्मा है इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है. सो दिस वाज अबाउट प्लाज्मा कि प्लाज्मा कैसा होता है. इसके अंदर हमारे बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं हमारे. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे क्या आ गए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन. और इसके अंदर एक टाइप का ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है जो फंक्शन करता है एज ए एंटीबॉडी. ओके. सो उनको हम इम्यूनोग्लोबियंस होते हैं. इसके बारे में आप फर्दर हायर क्लासेस में स्टडी करोगे. सिर्फ एक मैं आपको बता देती हूँ कि एंटीबॉडीज के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि वो जर्म सेल्स को किल करने का काम करती हैं. सो प्लाज्मा के अंदर वो एक्टिविटी भी होती है. सो अब नेक्स्ट कमिंग टू ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में वी विल सी कि ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ये ग्रैनुलोसाइट और एग्रानुलोसाइट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो बेसिकली हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स. ये 3 तरीके के सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर. सो अब ये इस स्ट्रक्चर में आते हैं हम. और इट्स नॉट वर्किंग, सो मैं इसी में समझा देती हूँ इसको. सो आरबीसी यहाँ पर हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे. सो हमारे रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. ये बाइक कॉनकेव होता है, डिस्क शेप. आपको दिख रहा है इनका शेप कैसा है, डिस्क शेप होता है इनका. और ये विदाउट न्यूक्लियस होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके. इनका स्ट्रक्चर कैसा है, दीज आर डिस्क शेप एंड these are inucleated, means without nucleus. These are colored living cells. इनका कलर कैसा होता है, हमारा रेड होता है. कलर दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज रेड कलर. सो इसकी वजह से ही जो हमारा ब्लड का कलर होता है दिस इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन द ब्लड. और इनके अंदर एक हमारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का. ऑक्सीजन को वो लंग्स से लेकर जाता है और CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है. सो O2 लंग्स से लेता है और बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से CO2 लेकर के वो वापस लंग्स को देता है. सो लंग्स कैन थ्रो आउट द CO2 थ्रू द नेजल कैविटी. ओके. सो आरबीसी का ये स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस नहीं होता है. इनके अंदर इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. और जो ब्लड का हमारा रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज. ओके. नाउ कमिंग टू डब्ल्यूबीसीज. ये डब्ल्यूबीसीज आपको दिख रहे हैं.
So WBCs, these are colorless nucleated cells, और ये अपना, इनके अंदर एक ये होती है कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। सो जो हमारे WBCs होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट। सो ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर ग्रैनुलोज होता है, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुल्स होते हैं। ठीक है, ग्रैनुल्स ये छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं, ग्रैनुलोस टाइप में छोटे छोटे से दाने। सो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है इनके पास, सो ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म भी होगा। सो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इनके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स। और एक ग्रैनुलोसाइट जिनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। सो ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हुए, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ओके, एक ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हुए, मोनोलिम्फोसाइट्स, sorry, monocytes and lymphocytes. So granulocytes are those which are having granules in the cytoplasm. ठीक है, और ओके, सो फर्स्ट में हम बात करें हमारे बेसोफिल्स के बारे में। ये एस शेप्ड होते हैं, इस तरीके का, मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा इस तरीके का, एस शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है, और ये 1% रिलीज करते हैं हिस्टामिन, हेपेरिन। ओके, और हमारे न्यूट्रोफिल्स कैसे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स 3 to 7 लोब्स होते हैं। ये लोब्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे लोब्स दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल शेप में। सो 3 to 7 लोब्स होते हैं, यहाँ हमें 3 लोब दिख रहे हैं, ये 3 to 7 लोब्स होते हैं। यूजनोफिल्स कैसे होते हैं, ये 2 लोब्ड होते हैं। 2 लोब मतलब ये 2 लोब दिख रहे हैं आपको, ये पर्पल कलर का, दिस वन एंड दिस वन। सो इसमें आपको ये है हमारा फर्स्टली बेसोफिल, इसमें आपको एस शेप्ड का इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो ये कैसा हुआ हमारा एस शेप न्यूक्लियस। और न्यूट्रोफिल्स कैसा है हमारा, 3 to, इट इज 3 to 7 लोब। ये हमारा कैसा है, हमारा 3 to 7 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स में। नाउ कमिंग टू इओसिनोफिल्स, ये कैसा है हमारा 2 लोब्ड स्ट्रक्चर, इसका न्यूक्लियस कैसा है, 2 लोब। तो ये हमारे ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स होते हैं। अब ये हमारे बात करते हैं एक ग्रैनुलोसाइट्स की, इसमें आते हैं हमारे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स होते हैं लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। हमारे मोनोसाइट्स कहते हैं लार्जेस्ट होते हैं, ये बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये बीन शेप स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियस का। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी लार्ज राउंडेड, इसका न्यूक्लियस हमें कैसा दिख रहा है, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमने किसकी बात करी, एक ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, अब हमारे थर्ड ब्लड सेल की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर प्लेटलेट्स की बात करते हैं। सो ब्लड प्लेटलेट्स में आते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइट्स, इसमें आते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइट्स। ये होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं, ओवल राउंड शेप। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ओवल राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है। और इनका बेसिकली फंक्शन होता है कि जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एक ये प्लेटलेट्स बर्स्ट हो जाते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं जो ब्लड के कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इंजरी हुई है वहां पर ब्लड आपका बह रहा है, तो जब हमारा ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, सो क्या होता है कि वो बर्स्ट हो जाते हैं, उसमें से केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्पफुल होता है।
Okay, so this was about your blood cells. Okay, so ये ब्लड सेल्स के बारे में था. अब नाउ कमिंग, अच्छा एक चीज और जान लेते हैं कि हम ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, इट्स फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड? सो ब्लड के बारे में बात करते हैं. ब्लड में बेसिकली हमने फर्स्टली इसके बारे में बात करा है हमने कि जो मेजर फंक्शन होता है ब्लड का, वो कैरी, उसका काम होता है मेनली ट्रांसपोर्टेशन का. सो ट्रांसपोर्टेशन में ये नहीं कि बिल्ला ही घूम रहा है पूरा बॉडी में, हमारे कुछ एक्टिविटी कुछ फंक्शन कर रहा है वो. सो बेसिकली क्या करता है वो कि ट्रांसपोर्ट करता है हमारे एक सब्सटेंसेस को एक पार्ट से टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सपोज लाइक न्यूट्रिएंट्स हुए, मेटाबॉलिक वेस्ट हुए, हार्मोन्स हुए, गैसेस हुई. सो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड. और ब्लड कंडक्ट हीट एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर भी करता है, पीएच भी रेगुलेट करता है, क्लॉटिंग में भी हेल्पफुल होता है क्योंकि इसके पास इतनी सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, सो इट्स हेल्प इन कोगुलेशन. इम्यूनिटी भी करता है क्योंकि इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, these helps in fighting against foreign invaders. So WBCs जो होते हैं बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं. ओके, सो दे आर हेल्पफुल फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. ओके, सो दिस वाज अबाउट ब्लड. ठीक है, दिस वाज अबाउट ब्लड. आप इसको थ्रू आउट चाहिए एक बार, इसको दोबारा से रिवाइज करिए, यू विल बी क्लियर टू द पॉइंट. Now coming to the lymph. So what is lymph? Lymph, it is a colorless light yellow fluid connective tissue which is formed from tissue fluid and filtered out our blood. Lymph flows through lymph capillaries and lymph vessels. So अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, lymph क्या होता है? ये सपोज हमारी बॉडी के कुछ सेल्स हैं, ठीक है. सो क्या होता है हमारा लिम्फ, यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा लिम्फ. तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं. ये व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है और ये फ्लो करता है हमारे थ्रू लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, इनके थ्रू होकर के ये ब्लड का फ्लो करता है. ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है. जैसे हमारा ब्लड होता है, फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो एक सर्कुल मतलब सर्कल कंप्लीट कर रहा है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बट lymph is going unidirectional, it goes only in the one direction. ओके, सो क्या होता है बॉडी के पार्ट से लेकर के यहाँ पर छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज मिलकर के लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, लिम्फ नोड्स है. सो यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम. आई एम गिविंग जस्ट यू ओवरव्यू. सो क्या होता है कि ये जो हमारे सेल्स होते हैं ये बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. तो इनके जो कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारी सेल्स का, यहाँ पर हमारा लिम्फ सेल्स, तो यहाँ से जो भी सेल से चीज आई है, ओके, सो यहाँ पर जो भी मतलब लिम्फ के पास बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर. सो लिम्फ जब हमारा यहाँ से जाता है, लिम्फ नोड्स के पास पहुंचता है, लिम्फ नोड्स के पास हमारी होती है एंटीबॉडीज. ठीक है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंटीबॉडीज नहीं होती. यहाँ पर होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स जो क्या करते हैं, जर्म्स को किल कर देते हैं और हमारे लिम्फ को टोटली क्लीन कर देते हैं थ्रू. माइक्रोब्स नहीं होते उसमें, कुछ भी मतलब बैक्टीरिया, जर्म्स कुछ नहीं होता. लिम्फोसाइट्स उसको इनकल्फ कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस एक्टिविटीज के थ्रू. सो जब हमारा लिम्फ क्लीन हो जाता है तब वो जाता है ऊपर हमारे हार्ट के पास. और like blood is all, it also circulates in our body. So it is a colorless liquid, somehow it is also important. So क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में फ्लो नहीं हो पाते. सो जो यहाँ पर लिम्फ में आए हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, वो हमारे लिम्फ के थ्रू हमारी बॉडी के पास पहुंच जाते हैं. कुछ फैट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से हमारा लिम्फ जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल्स को कैरी करने में हेल्पफुल होता है. ओके, so this was about blood. Now coming to the next type of tissue which is muscular tissue. Now muscular tissue के बारे में बात करते हैं हम.
सो मस्कुलर टिश्यूज हमारे कह सकते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं विच पोजेस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इनसाइड सेल्स हेल्प टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। सो हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल जो वो बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज के बने होते हैं जिनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बंधा हुआ होता है। इनके अंदर मैट्रिक्स नहीं होता है, मैट्रिक्स इज एब्सेंट। जो सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यूज के हमारे 2000 इलोंगेटेड और उनको बोलते हैं हम मसल फाइबर्स। जो हमारी मसल टिश्यूज होते हैं 40% ऑफ द बॉडी वेट ऑक्यूपाई करते हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिस कंटेन्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दैट कैन स्टोर कैल्शियम। तो जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं हमारे बोन्स के पास होते हैं तो कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। सो कैल्शियम किस लिए एसेंशियल होता है, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है हमारा कैल्शियम। सो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 1/2 या 1/3 होता है हमारे ओरिजिनल लेंथ के। सो जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट होते हैं हमारे मसल फाइबर के वो होते हैं मायोफाइब्रिल्स। जो हमारे इसके ये प्रेजेंट है ये मायोफाइब्रिल्स, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज मायोफाइब्रिल। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल फाइबर। ये हमारी 3 टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट की बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स की। ये वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मीन्स द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल के अंडर होते हैं। जैसे कि हमने हैंड का मूवमेंट करा, लेग का करा, फेस का करा, नेक का करा, तो ये क्या हम अपनी मर्जी से इन सब चीजों को हिला सकते हैं। हमारा जो बॉडी मूवमेंट है उसको हम कर रहे हैं। और लाइट ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये सब चीजें जो हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, जो अपनी मतलब पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं कि हाँ ठीक है हैंड का मूवमेंट कर लिया इस तरीके से, हमें वहां देखना है तो हम उस तरफ देख रहे हैं, नेक किधर करनी है, तो ये वॉलंटरी एक्शंस हुए हमारे स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स में। अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो ये वाला जो हाँ, बी वाला जो है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हमारा स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हमारा स्ट्रेटेड मसल फाइबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से पैरेलली अरेंज है। ये क्या पैरेलली अरेंज है, they are long cylindrical unbranched muscle cells which bear striations in the form of alternate light and dark bands। अब यहाँ पर आपको ये बैंड्स दिख रहे हैं, इनके ये लाइट कलर का भी है, डार्क कलर का भी है, ठीक है। तो ये क्या लाइट और डार्क स्ट्रिएशन मींस में लव अपोजिट कलर्स प्रेजेंट है, 1 by 1, एक फिर एक दूसरा फिर एक दूसरा। सो लाइट है एंड डार्क है, 2 तरीके के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके एंड्स होते हैं ब्लंट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, नुकीले नहीं है, इस तरीके से नोकी हुई है, ब्लंट एंड्स है इसके। A number of oval nuclei occurs peripherally in dead cells below the sarcolemma। सो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये लाइन, ये सार्कोलेमा है। सो हमारा न्यूक्लियस क्या है, पेरिफेरी, मतलब कि एक साइड में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं। हमारा कैसा है, पेरिफेरी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारा सार्कोलेमा के बिलो। सो ये जो मसल्स एक्ट कर रही हैं ये हमारी मर्जी से एक्ट कर रही हैं। सो बेसिकली ये कहाँ मिलेंगे हमारे को, लंग्स में, आर्म्स में, ईसोफेगस में, और ये कैन कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड पावरफुली। इनका बेसिकली अब हम फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन इनका क्या होता है, बॉडी मूवमेंट में हेल्पफुल करती है। इंजेक्शन में से फूड ब्रेकिंग, मास्टिकेशन, स्वेलिंग आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रेटेड मसल्स। जो भी हमारा मूवमेंट है उस पे किसके थ्रू, वो हमारे स्ट्रेटेड मसल्स के थ्रू होता है। Now coming to the second part, which is स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। सो यहाँ पर हम सेकेंडली बात करेंगे स्मूथ और अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स के बारे में। फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स, दीज आर वॉलंटरी इन एक्शन। सो जो स्मूथ
वाले की बात करेंगे हम यहाँ पर, स्मूथ वाले। स्मूथ वाली ये हमारा फर्स्ट वाला जो है, ये हमारी स्मूथ मसल फाइबर्स है। फर्स्ट वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज smooth muscle fiber. So these are involuntary in action. Involuntary means they हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होती है, दे ये अपनी मर्जी से एक्शन परफॉर्म कर रही है। So अब now coming to the structure, these are spindle shape. ये structure you can see, these are spindle shape, मतलब इस तरीके का ये structure दिखा है, spindle shape है इनका, और अनब्रांच्ड है, मतलब इनकी कोई ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ ये सिंगल सिंगल सेल्स निकले हुए हैं, और इनके अंदर स्पिंडल शेप न्यूक्लियस भी आप देखो इस तरीके का, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस दिख रहा है इस तरीके का, है ना, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस हुआ है जो कि सेंट्रली प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारा कैसा था, पेरीफेरी में था, और यहाँ पर कैसा है, हमारा सेंट्रल में न्यूक्लियस है। मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स इधर पे थी, आपको दिख रही है मायोफाइब्रिल्स, लेकिन यहाँ पर मायोफाइब्रिल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वर्टिकली और पैरेलली एक दूसरे के ऊपर रनिंग करेंगे। यहाँ कैसी पैरेलल थी, यहाँ वर्टिकल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, पर प्रेजेंट है। जो स्मूथ मसल्स होती हैं स्लो होती हैं कॉन्ट्रैक्टेड, बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट बिकमिंग फैटिग। ओके, सो नाउ कमिंग टू द लोकेशन। सो हमारी जो इनकी लोकेशन होती है, ये होती है हमारी विसरल ऑर्गन्स, लाइक ईसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, यूरिनरी ब्लैडर में। सो हमने इसकी लोकेशन के बारे में बात कर ली, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। नाउ कमिंग टू द फंक्शन। फंक्शन, एक फंक्शन होता है पेरिस्टाल्सिस। जैसे हम खाना खाते हैं, सो व्हेन वी ईट अ फूड, सो ऐसा ही नहीं कि जो हमारा जो खाना वो मुंह में ही रह जाता है, इट गोज टू द स्टमक, बट हाउ, जो आपका नेक वाला पार्ट है, जो आपका नेक वाला पार्ट है, उधर पे हमारे जो खाना उसके थ्रू ही नीचे जाता है ना, सो एक मूवमेंट होता है, उसमें हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। उस वजह से हमारा मूवमेंट ऑफ फूड होता है। सो दैट इज डन बाय दीज मसल्स। ओके, सो एक तरीके की अकोमोडेशन भी करते हैं हमारी आईज में, कि जो इनवॉलेटरी मसल्स होती है हमारे आइरिस और सिलिटरी बॉडी ऑफ द आई, जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करती है हमारी लाइट का, जब एक फोकस पे हम डिस्टेंस पे फोकस करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, आर कार्डिक मसल्स। सो कार्डिक मसल्स हम बेसिकली समझ ही सकते हैं कि ये वो मसल्स होंगी जो कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारे हार्ट के अंदर। दीज आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री इसलिए क्योंकि बेटा जो हार्ट होता है वो हमसे पूछ के काम नहीं कर रहा, अगर उसने हमसे पूछ के काम करना शुरू कर दिया तो वो कभी पंप करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी पंप करेगा, कभी नहीं करेगा। सो लाइफ तो आपकी खुद खतरे में डाल दोगे आप, है ना। सो हार्ट क्या करता है, अपने आप फंक्शन करता है, पंप करता रहता है अपने आप को, उसकी मसल्स अपने आप कॉन्टैक्ट होती रहती है, रिलैक्स होती रहती है, ब्लड पंप होता रहता है। सो आप बेफिक्र रहते हो कि हाँ हार्ट तो, अरे भाई मेरा हार्ट तो पंप कर रहा है, ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है, अब करता रहे, है ना। पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, ठीक है। सो हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, और टेंशन फ्री रहो। सो हार्ट को हेल्दी रखना भी जरूरी है। वैसे आपको बॉडी के हर पार्ट को सेफ रखना चाहिए, हार्ट को भी रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे कार्डियक मसल्स की। सो ये हमारी कार्डियक मसल्स क्या होती है, हमारे हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली करती रहती हैं। ऐसे आप दिल की धड़कन, मतलब दिल की धड़कन, बेटा वो दिल की धड़कन नहीं होती, वो हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो जो इनकी कैसी होती हैं, जो फाइबर्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, शॉर्टर होती हैं देन स्केलेटल मसल फाइबर्स। इनके पास स्मॉल लिटिल ब्रांचेस, ये देखो स्मॉल लिटिल ब्रांचेस निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है इनकी, कोई सीधा नहीं जा रहा है, सब आड़े पीछे जा रहे हैं यहाँ पर। सो
जो कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं ये हाईली इंटरकनेक्टेड दिख रहा है ना, हाईली बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका हाईली इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और यूनिन्यूक्लियड, सिंगल न्यूक्लियस है सबके पास, ऐसा नहीं है भाई किसी कम नहीं है ये किसी से, इसके पास भी न्यूक्लियस है। that help in quick spread of impulse. So न्यूक्लियस क्या करता है, इम्पल्स को पहुंचाने में बहुत जल्दी जल्दी हेल्पफुल होता है। सेल्स कैसे हैं, यूनिन्यूक्लियड, भाई बेटा कम नहीं है, सेल्स के पास भी न्यूक्लियस है। सो जो ये है इसके सेल्स ये आर रिच इन ग्लाइकोजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। Cross connection or oblique bridges occur between adjacent fibers with the help of lateral branches. So जो lateral branches है इनकी वजह से क्या हो रहा है, वहां हमारा इंटरयूनियन हो रहा है दो adjacent cells के zigzag junctions के थ्रू, intercalated disc के थ्रू। So ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, इंटरकैलेटेड डिस्क ये दिख रही है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर दिखी आपको, ये स्ट्रक्चर, सॉरी अगर ढक गया हो तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ व्हाइट कलर का यहाँ आपको दिख रहा है, ब्लैक नहीं है, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, ये लंबी सी लाइन जा रही है। सो ये क्या करता है, दो सेल्स के बीच में जिगजैग तरीके, ये एक सेल ये है हमारा, एक सेल ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या यूनियन बना दिया उसने, किया जो मिल जाए भाई साहब, दूरी नहीं अच्छी रहती है, तो यहाँ पर एक तरीके का ये इंटर यूनियन बनाता है, यहाँ पर जिगजैग जंक्शन बनाता है। सो जो अब हमारा स्पेस है कार्डियक मसल्स फाइबर्स के बीच में, वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू से भरा हुआ होता है, विच आर सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ होता है। सो जो इसका मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई, हार्ट अपने आप पंप कर रहा है। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ प्रेजेंट है भाई, हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट है, बोल सकते हो हार्ट में। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, इनवॉलंटरी फंक्शन है भाई, अपने आप परफॉर्म कर रही है, हम मैं अपने आप देख लूंगा, तो मैं टेंशन की कोई बात नहीं है। हार्ट बोल रहा है कि आई विल पंप माई सेल्फ द ब्लड टू थ्रू आउट योर बॉडी, डू नॉट वरी, आई एम देयर। सो जो कार्डिक मसल डू नॉट गेट फैटिग, भाई थकती नहीं है, अपने आप कॉन्टिन्यूसली और रिदमिकली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है। और जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी का हार्ट ब्लड जो होता है वो पंप होता है, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड ब्लड हमारा पंप हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो दिस वाज अबाउट हमारे मसल्स टिश्यूज के बारे में। Now coming to the last thing in your chapter, which is nervous tissue. Nervous tissues के बारे में बात करते हैं हम। So basically nervous tissues होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। ओके, ये जिस तरीके से जो हमारा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा न्यूरॉन होता है वो भी हमारी मतलब फंडामेंटल, हम सेल को किस सेंस में बोल रहे थे, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दे रहा था। इन द सेम वे जो हमारा न्यूरॉन है वो भी हमारे नर्वस सिस्टम को क्या दे रहा है, एक स्ट्रक्चर देता है, फंक्शन देता है। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है पूरा, दैट इज मेड अप ऑफ, हमारा किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। मैसेज ऐसे नहीं कि एक चिट्ठी ली भाई उधर पहुंचा दी, इतना ऐसे नहीं होता यहाँ पर कि किसी एक सेल पार्ट में चिट्ठी लिखी बेटा दूसरे पार्ट तक पहुंचा दी। मैसेज इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ओके, सो यहाँ पे हम न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा न्यूरॉन है वो हमारा किन किन चीजों से बना हुआ होता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सेल बॉडी दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर यू आर गेटिंग हियर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है, इट इज हैविंग अ प्रॉपर न्यूक्लियस। और जिस चीज के अंदर हमारा न्यूक्लियस है दैट वी आर कॉलिंग इट सेल बॉडी, उस चीज को क्या बोल रहे हैं हम, सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी और इसके पास से क्या ये ब्रांचेस निकली हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ बात करते हैं हमारी सेल बॉडी की। सेल बॉडी में साइटोन मीन्स सोमा, सेल बॉडी या साइटोन बोलो उसको, ठीक है।
broader nucleated part of neuron. तो nucleated क्यों? Because it is having a proper nucleus. It is a nucleated part of body. इसका जो साइटोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली बात है साइटोप्लाज्म होगा, तो यहाँ के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। यहाँ के साइटोप्लाज्म को बोल रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, न्यूरोप्लाज्म। सॉरी बेटा, मैं बोल रही हूँ आपको, प्लीज सुन लेना, मेरे को बहुत चलता है। न्यूरोप्लाज्म, तो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, हमारे मिसल ग्रैनुल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स। ये फर्दर आप पढ़ोगे, अभी मैं सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको। सो जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं वो बहुत फाइन फाइब्रिल्स होते हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में हेल्पफुल होते हैं, और जो मिसल ग्रैनुल्स होते हैं उनके पास राइबोसोम वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो इम्पल्स है वो डेंड्राइट्स के थ्रू ही आता है, आपके समझ लो बस, ठीक है। अब नेक्स्टली हम बात करते हैं हमारे डेंड्राइट्स के बारे में। सो डेंड्राइट्स, अभी मैंने आपको सेल बॉडी के बारे में बताया कि इसके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और इसके पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स और मिसल ग्रैनुल्स। जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं वो बहुत फाइन फाइब्रिल्स होते हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में हेल्पफुल होते हैं, और जो मिसल ग्रैनुल्स होते हैं दे आर राइबोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, अब बस आप इतना जान लोगे, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द पार्ट विच इज डेंड्राइट। डेंड्राइट इज स्मॉल टेपरिंग ब्रांच। सो जो ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, झाड़ फूसी इसको बोल दो, लपेट की टहनियां टाइप में निकल रही हैं, these are dendrites. ओके, these are dendrites। अब क्लियर है, अलग सा हो गया थोड़ा सा। सो डेंड्राइट्स के पास भी न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं और नेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। डेंड्राइट्स पिकअप करते हैं हमारे इम्पल्स को, उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं, हमारे साइटोन मतलब सेल बॉडी के पास पहुंचा रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग, अब ये लंबा सा पार्ट दिख रहा है आपको, लेट्स चेंज, ठीक है। ये लंबा सा पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन। ये लॉन्ग फाइबर लाइक प्रोसेस होता है, और ये राइस काम कर रहा है हमारा सेल बॉडी से, और जा कहां तक रहा है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ओके, इसके पास नेजल ग्रैनुल्स नहीं है, नेजल ग्रैनुल्स हमारे इसके पास थे सेल बॉडी के पास एंड डेंड्राइट के पास। ओके, इसके पास न्यूरोफाइब्रिल्स है, क्योंकि न्यूरोफाइब्रिल्स इसके पास इसलिए हैं क्योंकि न्यूरोफाइब्रिल्स क्या कर रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा इम्पल्स आया, वो सेल बॉडी से होता है, एक्सॉन से होता है। अब यहाँ पे भी एक और न्यूरॉन स्ट्रक्चर वाला प्रेजेंट होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, गंदा बन गया बेटा, इसको इग्नोर करना, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर भी एक हमारा न्यूरॉन इस तरीके का स्ट्रक्चर सेम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस वे में यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता हुआ जाएगा। सो अब क्या हमारे एक्सॉन की बात करते हैं, ये माइलिन शीट लिखा हुआ है, माइलिन शीट लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है भाई। सो हमारा एक्सॉन माइलिन शीट से ढका हुआ होता है ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज सेल कॉल्ड श्वान सेल्स, ठीक है। जो हमारा एक्सॉन है एक शीट से सराउंडेड होता है विच इज न्यूरोलेमा और न्यूरोलेमा ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड श्वान सेल्स। द इनिशिएटेड एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व फाइबर्स। ओके, सो अब यहाँ पर ये शीट आपको दिख रही है, माइलिन शीट, ये वाला स्ट्रक्चर, जहां पर ये शीट नहीं है उसको बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनबी। उस चीज को हम बोल रहे हैं नोड्स ऑफ रेनबी। ओके, इस चीज को हमने बोला नोड्स ऑफ रेनबी। हमारी शीट जहां पर प्रेजेंट है वो माइलिन शीट है, श्वान सेल्स के थ्रू सराउंडेड है, और जहां पर हमारे माइलिन शीट नहीं है दैट इज नोड्स ऑफ रेनबी। ओके, सो हमारा जो एक्सॉन है, जो डिवाइडेड टर्मिनल होता है हमारी नर्व एंड, यहाँ तक हमारा एक्सॉन का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर हमारा खत्म होता है। ये इस तरीके की ये नोड्स होते हैं प्रेजेंट। हमारा एक और न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारा यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल हुआ, यहाँ से फिर दूसरे हमारे न्यूरॉन को ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पर हमारा जो एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, उन दोनों के बीच में बहुत माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, जो मतलब हमें ऐसे दिखेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं हम सिनेप्स।
उस गैप को बोलते हैं हम सिनेप्स। सो जो हमारा ट्रांसमिशन होता है न्यूक्लियस का जनरली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रहा है फ्रॉम द वन टू द अनदर, वो एक केमिकल ट्रांसमीटर के थ्रू जा रहा है। सो एक रिएक्शन होता है पूरा इस स्नैप्स के बीच में, मतलब हमारा कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब इन 10th 11th 12th, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपको जनरली एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया है यहाँ पे कैसा होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो हियर योर चैप्टर एंड्स व्हिच वाज टिश्यू। आई होप मैंने आप लोगों को बोल नहीं किया होगा। सो यू गो थ्रू वंस दिस चैप्टर, your chapter is completed. In the next class we will start your chapter number 3, okay, improvement in food resources. We'll study about this, okay. You all go through this, okay. Take care, have a good day, bye.